देखिए सर, इस लेक्चर में हम समझेंगे बेसिस को, ठीक है। बेसिस क्या होती है इसको समझेंगे। कोई सबसेट लिया हमने इसका, एस कोई सबसेट लिया वी का, ये बेसिस कहलाएगा अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। दूसरा ये एल एस इक्वल टू वी देता हूँ। अगर मैं इसको लिखूँ, इस सबसेट एस ऑफ वी एफ, एस ऑफ वी ओवर एफ is said to be basis of VF की बेसिस कहलाएगी इफ पहली कंडीशन S इज Li, S को क्या होना पड़ेगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट। सेकेंड कंडीशन S जनरेट V, S क्या करे, जनरेट V, मतलब क्या हुआ, एल एस बराबर वी। इसको मैं आपको बढ़िया तरीके से पढ़ा के आ चुका हूँ, एल एस बराबर वी का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो कोई भी सबसेट इन दो कंडीशनों को रखे तो वो सबसेट क्या कहलाएगा, बेसिस कहलाएगा। जैसे मैं s इज इक्व टू एक सबसेट उठाता हूँ 1 0 0 0 1 0 0 0 1, किसका सबसेट है, V3R का ना, V3R का ही तो सबसेट है। R मतलब फील्ड रियल नंबर का ले रखा है मैंने। अब आप देखो, फॉर एल आई क्या करते थे हम, ये अल्फा बीटा गामा है, ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी गामा को जीरो वेक्टर के बराबर रखते थे। ए ऑफ 1 कॉमा 0 प्लस बी ऑफ 0 1 0 प्लस सी ऑफ 0 0 1 बराबर 0 0 0 रखते थे, ठीक है सर। तो उसके बाद इसको आप इक्वेशन बनाओगे, ए प्लस 0 बी प्लस 0 सी बराबर 0, 0 ए प्लस बी प्लस 0 सी बराबर 0, तो 0 ए प्लस 0 बी प्लस सी बराबर 0। तो यहाँ से मेरे पास क्या कंडीशन मिल जाएगी, ए बराबर बी बराबर सी बराबर 0। तो ये सेट एल आई हुआ ना, लीनियरली इंडिपेंडेंट हुआ। नाउ अब एल्फा बराबर, यदि मैं ए कॉमा बी कॉमा सी एक जनरल वेक्टर उठाता हूँ V3R का, तो आप देखेंगे ए ऑफ 1 0 0 प्लस बी ऑफ 0 0 1 प्लस सी ऑफ 0 0 0 1 0 0 0 1, ये चीज़ किसके बराबर आएगी, आप निकाल के देखो, ए कॉमा बी कॉमा सी के बराबर आएगी ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, एल एस इज इक्व टू वी। इसको मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ आपको, ठीक है, एल एस इक्व टू वी। तो ये बेसिस हुई ना, कौन, एस जो होगी बेसिस होगी। तो मैं आज से ये पढ़ूंगा कि एस बराबर 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इज स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ V3R। ये V3R की स्टैंडर्ड बेसिस होगी। इसी प्रकार VR मतलब फील्ड ऑफ रियल नंबर है, हाँ ध्यान दीजिएगा, 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1, ये क्या हो गया, 1 0, ये भी क्या हो जाएगी, एक बेसिस होगी V4R, स्टैंडर्ड बेसिस हो जाएगी इसकी V4R। क्लियर है बात, ये V4R की स्टैंडर्ड बेसिस हो जाएगी सर। इसी प्रकार एक कोई S1 ले लेता हूँ, इसको S2 ले लेता हूँ, n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, तो VNR की 1 0 0 0 n टाइम 0 0 1 0 0 n टाइम 0 0 0 1 n टाइम 0 अप टू n सॉन 0 0 0 अप टू n सॉन 1, ये स्टैंडर्ड बेसिस हो जाएगी इसकी VNR की सर, ठीक है। आर मतलब फील्ड ऑफ रियल नंबर से है यहाँ पर, ठीक। तो ये स्टैंडर्ड बेसिस की मैंने बात करी, बेसिस किसे कहते हैं ये समझा है। अब पहले कुछ क्वेश्चन समझाता हूँ, फिर एक थ्योरम करते हैं, इसकी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। पहले ये क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है,
क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ये कहता है वी बी ए वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिसेस ओवर द फील्ड एफ, देन प्रूव दैट वी हैज डायमेंशन 4। वी की डायमेंशन 4 होगी, एग्जिबिट बेसिस फॉर विच हैज 4 एलिमेंट। डायमेंशन मतलब मैंने अभी डायमेंशन तो आपको बताया नहीं। डायमेंशन किसे कहते हैं एक्चुअली, बेसिस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट को हम क्या कह देते हैं, डायमेंशन कह देते हैं इसे। क्या, द नंबर ऑफ एलिमेंट, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन बेसिस सेट, बेसिस सेट, इसी को हम क्या कह देते हैं, डायमेंशन ऑफ वी। अभी थ्योरम भी पढ़ेंगे हम बाद में इसकी। डायमेंशन ऑफ वी का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन बेसिस सेट। बेसिस सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे उसी को हम क्या कह देंगे, बेसिस सेट की डायमेंशन कह देंगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये आपको सेट वो वेक्टर स्पेस क्या दिया है देखना। हाँ, वेक्टर स्पेस मतलब वी एफ कैसा होगा, इसके अंदर, या इसको M2 भी कहते हैं, M2F भी कहते हैं। फील्ड क्या है, मैट्रिसेस का कलेक्शन है, और फील्ड क्या है, रियल फील्ड ही लेंगे हम। इसका मतलब इसके अंदर वो सारी 2x2 की मैट्रिक्स हैं, ये टाइप की, सच दैट A, B, C, D ये उठाए हैं हमने R से। तो कोई सेट S जो 4 एलिमेंट, इसकी स्टैंडर्ड बेसिस क्या होगी, मैं ले लेता हूँ 1 0 0, ले लेता हूँ नहीं, आपको याद रखनी पड़ेगी, 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। अगर मैं इसको बेसिस प्रूफ कर देता हूँ तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 4 हैं। ये तो कह रहा है वी ऑल 2x2 मैट्रिसेस ओवर द फील्ड एफ। फील्ड एफ कोई भी हो सकता है, मैंने रियल ले लिया। ठीक है, तो मुझे अल्फा बीटा ये क्या दे दिए, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4। अब सर मुझे ये बेसिस प्रूफ करना है, तो इसको बेसिस प्रूफ करने के लिए क्या करूँगा मैं, सबसे पहले इसको लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूफ करूँगा फॉर एल आई, फॉर लीनियरली इंडिपेंडेंट क्या करूँगा, ए अल्फा 1 प्लस बी A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस A3 अल्फा 3 बराबर 0 वेक्टर। 0 वेक्टर कैसा होगा इसका बताइए आप, 0 0 0 0 रखिए। आप इसको A1 A2 की तरफ से ये रख दीजिए, ABCD रख दीजिए, क्योंकि वहाँ ऊपर मैंने ABCD ले रखी है ना, तो कोई बात नहीं, आप इसको ABCD रख दीजिए। A1 मतलब A से समझा जाए, अल्फा क्या है 1 0 0 0 प्लस B मतलब ये B है, हाँ 0 1 0 0 प्लस C 0 0, एक और आएगा ना इसमें, ये पूरा ही गलत हो गया सर, इसको दोबारा करता हूँ, 4 आने चाहिए ना। देखिए A ऑफ अल्फा 1 प्लस B अल्फा 2 प्लस C अल्फा 3 प्लस D अल्फा 4 इज इक्वल टू 0 वेक्टर। इट मीन्स 0 वेक्टर 0 0 0 0 होगा। A ऑफ अल्फा 1 मतलब, B ऑफ अल्फा 2 मतलब, C ऑफ अल्फा 3 मतलब, D ऑफ अल्फा 4 मतलब बराबर। अब आप देखो मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते थे, A ये B ये C ये D आएगा, कैसे लिखा, A प्लस 0B प्लस 0C प्लस 0D, मैंने वो पूरा ही लिख दिया, बराबर 0 0 0 0। दिस इम्प्लाइज क्या मिलेगा, A इज इक्वल टू 0, B इज इक्वल टू 0, C इज इक्वल टू 0, D इज इक्वल टू 0। दो मैट्रिक्स को कंपेयर कैसे कराते हैं, ऐसे तो कराते हैं। तो ये सेट क्या हो गया, लीनियरली इंडिपेंडेंट। एस इज एल आई सर, एस क्या मिल गया मुझे, एल आई मिल गया। सेकंड चीज मुझे प्रूव करना है कि ये जो होता है एक जनरल वेक्टर को जनरेट कर देगा। सर आप देखेंगे A, B, C, D को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, A ऑफ अल्फा 1 प्लस B ऑफ
अल्फा 2 C ऑफ अल्फा 3 D ऑफ अल्फा 4, ये यही तो मिलेगा। तो इसका मतलब LS बराबर V भी मिल गया। V मतलब क्या है यहाँ पे M2 R। तो इसका मतलब ये जो दिया गया सेट था सर ना, बेसिस हो जाएगी, यही तो प्रूव करना था। और डायमेंशन क्यों, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है, तो इसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। डायमेंशन कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। अब मैं एक इम्पोर्टेंट थ्योरम बता रहा हूँ, इसके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थ्योरम है, इसको समझते हैं। देखिए आपको याद भी रखनी पड़ेगी, ठीक है। थ्योरम क्या कह रही है, स्टेटमेंट पढ़ते हैं पहले इसका। थ्योरम कहती है कि S कोई सेट है अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा n, बेसिस है फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस की। अभी एक वर्ड और आ गया सर, VF ऑफ डायमेंशन n, देन एवरी एलिमेंट अल्फा कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज S। तो इसको समझाने से पहले मैं आपको जो ये वर्ड यूज हो रहा है इसमें उसको समझाता हूँ। क्या फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। सर फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस किसे कहते हैं पहले वो समझते हैं, ठीक है, फिर इस थ्योरम को हम समझेंगे। फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का मतलब क्या हुआ, ठीक है। द वेक्टर स्पेस लिख के समझाता हूँ मैं आपको। द वेक्टर स्पेस VF फाइनाइट डायमेंशन या फाइनाइटली जनरेटेड, हाँ सर ध्यान दीजिएगा, इज सेट टू बी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस और फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस कब, इफ देयर एग्जिस्ट ए फाइनाइट सबसेट of V generate V such that LS बराबर V। खत्म कहानी, ठीक है भाई, इतना ही समझिए अभी इस थ्योरम को समझने के लिए। बाकी ये फाइनाइट डायमेंशनल के बारे में तो हमने थ्योरम ही प्रूव करनी है। क्या कभी कोई इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस भी हो सकता है, पॉलिनोमियल का एग्जांपल लेके मैं पढ़ाऊंगा आपको। तो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का मतलब ये हुआ कि कोई फाइनाइट सबसेट V को जनरेट कर देता है V का, तो वो जो आपका स्पेस कहलाएगा वो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस कहलाएगा। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, और हम पढ़ते हैं कि हर फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस की एक न एक बेसिस होती है। देयर एग्जिस्ट ए बेसिस फॉर एवरी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, ठीक है। तो वो तो हम इसके बात करेंगे, पहले ये थ्योरम मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। तो ये थ्योरम क्या कह रही है मेरे से, ये थ्योरम कहती है कि अगर कोई भी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है उसका सेट S जो ये बेसिस है, तो प्रत्येक एलिमेंट V का इस बेसिस के एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा और ये एक्सप्रेशन यूनिक होगा। मुझे ये दो चीज़ें इसमें प्रूव करनी है, ठीक है। प्रूफ करके मैं समझाता हूँ आपको इसको, ठीक है। सिंस S इज ए बेसिस ऑफ V, S क्या है, बेसिस है V का, तो सर LS बराबर V मिलेगा, हाँ है ना, LS बराबर V, ठीक। क्यों, क्योंकि बेसिस की सेकंड कंडीशन यही है। देयरफॉर एवरी एलिमेंट अल्फा बिलोंग्स टू S, अल्फा बराबर आप ये कह पाएंगे ना A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस अप टू एन सो ऑन AN अल्फा n। LS बराबर V तो है, S के फाइनाइट मेंबर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन LS बराबर V। S के फाइनाइट मेंबर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन लिया तो ये एक्सप्रेशन ऐसा हो जाएगा, अल्फा बिलोंग्स टू V, वी कैन एक्सप्रेस अल्फा एज दिस। पहला पार्ट तो कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें प्रूफ करने के लिए, बेसिस की डेफिनेशन ही होती है। पार्ट है इसका सेकंड, जरा समझने वाला। सेकंड पार्ट क्या है, इसकी यूनिकनेस मुझे प्रूफ करनी पड़ेगी। सेकंड पार्ट क्या प्रूफ करना पड़ेगा, वी हैव टू शो दैट क्या, यूनिकनेस, क्या यूनिकनेस, ठीक है। अल्फा बराबर मैंने मान लिया, लेट मैंने कहा नहीं है ऐसा। यूनिकनेस का मतलब ये कोफिशिएंट जो लिए गए ना फील्ड के यूनिक होंगे, इसके जैसे दूसरे नहीं होते। मैंने ज़बरदस्ती कोशिश करी B1 अल्फा 1 प्लस B2 अल्फा 2
प्लस अप टू एन सॉन प्लस बी एन अल्फा एन लिख देने की कोशिश करी मैंने इसको। अब सर देखिए यहाँ से ध्यान दीजिएगा, अगर मैं प्रूव कर दूं a1 बराबर b1, a2 बराबर b2 अप टू एन सॉन an बराबर bn, तो मेरी थ्योरम प्रूव हो जाएगी, हाँ या ना। तो इसको प्रूव करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि अल्फा तो ऐसा है ना, मैं अल्फा को अपने मन से ज़बरदस्ती लिख रहा हूँ ऐसा, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 प्लस अप टू एन सॉन an अल्फा n बराबर b1 अल्फा 1 प्लस b2 अल्फा 2 प्लस अप टू एन सॉन bn अल्फा n होगा। तो यहाँ से ले आइए a1 माइनस b1 ऑफ अल्फा 1 प्लस a2 माइनस b2 ऑफ अल्फा 2 प्लस अप टू एन सॉन an माइनस bn ऑफ अल्फा n बराबर 0 वेक्टर, ऐसा ही होगा कुछ। इसको यहाँ ले आया ना, सिंस अल्फा 1 कॉमा अल्फा 2 अप टू एन सॉन अल्फा n इज ए बेसिस, बेसिस है तो li होगी, li है तो इसके जो एक कोफिशिएंट होंगे सब जीरो होंगे। a1 माइनस b1 बराबर 0, a2 माइनस b2 बराबर 0 अप टू एन सॉन an माइनस bn भी क्या होगा, 0 होगा। तो सर यहाँ से ये मिला नहीं मिला है, a1 बराबर b1, a2 बराबर b2 अप टू एन सॉन an बराबर bn मिला ना, यही तो मुझे इसमें प्रूव करना था। थ्योरम प्रूव होगी मेरी। थ्योरम क्या कह रही थी, ये कह रही थी कि प्रत्यय S अगर ये बेसिस है V का तो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का, फाइनाइट डायमेंशनल किसे कहते हैं बता दिया मैंने, डायमेंशन, ये बेसिस है, इसकी डायमेंशन n है। देन एवरी एलिमेंट अल्फा ऑफ V, प्रत्येक एलिमेंट जब अल्फा V में से उठाओगे कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज ऐसा, आप उसको यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं इस तरीके से। ये तो डेफिनेशन से ही, ये लिखने का तरीका तो हम बेसिस की डेफिनेशन से ही LS बराबर V से कर दिया ना हमने, LS बराबर V फाइनाइट एलिमेंट्स का हर एलिमेंट लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। और यूनिकनेस चेक करने के लिए हमने मान लिया नहीं ये यूनिक नहीं है, इसके लिए a1 a2 a3 यूनिक नहीं है, तो वो प्रूफ हो गया यूनिक ही है। ठीक है, तो ऐसे इस क्वेश्चन को हम करें, इतना करिए, फिर इसके बाद अगले लेक्चर में मिलते हैं।